नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीआईबी का एबीएम जो हमारा पेपर है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, उसका यूनिट 26 कवर कर रहे हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है ये प्रायोरिटी सेक्टर का है। ये जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन के लिए भी इक्विवेलेंट यूजफुल है। तो ये हम इसमें सेकंड वीडियो है ये 26 यूनिट का जो हम बना रहे हैं। इसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइन 4 सितंबर 2020 को रिवाइज की गई हैं आरबीआई के द्वारा। अब इस रिवीजन में क्या क्या चेंज किया गया है उस सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, पेनल्टी किस तरह से लगती है, वो सब पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कहाँ से, एप्लीकेबिलिटी से। देखिए, एप्लीकेबल कहाँ है, प्रायोरिटी सेक्टर कहाँ एप्लीकेबल है। द प्रोविजंस ऑफ दीज डायरेक्शन शेल अप्लाई टू एवरी कमर्शियल बैंक। ओके, सारे कमर्शियल बैंक में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ ये एप्लीकेबल है कहाँ पे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, आरआरबी में, लोकल एरिया बैंक्स में और आपका कोऑपरेटिव बैंक्स में। यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी, पहली बात। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी एप्लीकेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं आगे, डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ। ऑन लेंडिंग का मतलब क्या है। ऑन लेंडिंग का मतलब है जब हम किसी एनबीएफसी को फाइनेंस करते हैं या एमएफआई को फाइनेंस करते हैं तो ये फर्दर लोन आगे देती हैं, यानी ऑन लेंडिंग करती हैं। आपसे माना इन्होंने 10 करोड़ रुपया लिया तो ये 10 करोड़ रुपया छोटे छोटे बोरोवर्स को देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑन लेंडिंग। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं हम मेन थीम पे। हमारी प्रायोरिटी सेक्टर का जो मेन चैप्टर है वो क्या कहता है, इसको छोड़ दीजिए, आपके यूज का नहीं है। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी। ये सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये जब 2015 में जो गाइडलाइन चेंज हुई है उसके बाद ये 2 सेक्टर नए ऐड किए गए हैं। बाकी सेक्टर सारे पुराने हैं। ये सारे सेक्टर हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर होते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स की बात कर लेते हैं। टारगेट और सब टारगेट्स क्या हैं। देखिए, ये टारगेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप टारगेट्स को देखेंगे, डोमेस्टिक बैंक्स के लिए एक टारगेट दिया हुआ है, आरआरबी के लिए अलग टारगेट दिया हुआ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग टारगेट दिया हुआ है। डोमेस्टिक बैंक के साथ फॉरेन बैंक भी हैं जिनका मोर देन 20 ब्रांचेज हैं। ठीक है, 20 या उससे ज़्यादा ब्रांचें हैं, और जिनकी लेस देन 20 ब्रांचें हैं उनके लिए अलग टारगेट दिया हुआ है। 4 हैं। जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक्स की बात है उसका हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लें। अब देखिए, ये देखिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो टारगेट है वो है 40% ऑफ एएनबीसी। एएनबीसी या सीओबी क्या है हम आगे जब आएंगे तब बताएंगे आपको। और आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस के लिए ये टारगेट है 75%। याद रखें, यानी कि ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर के 2 टारगेट रहे, 40 एंड 75। 40 किसके लिए है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए। ठीक है, और आरआरबी और लोकल एरिया बैंक के लिए टारगेट है 75। मैं यहाँ कोऑपरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव की हम अलग से बात करेंगे। तो 40% और 75% का टारगेट है। 40% ऑफ एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या सीईओबी, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, तो ये इसमें टारगेट है। अब आगे चलते हैं हम, इसके अलावा क्या टारगेट है। ये तो हो गया हमारा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के अलावा दूसरा टारगेट है हमारा एग्रीकल्चर का। अब देखिए, एग्रीकल्चर में एक जैसा ही टारगेट है। देखिए, पहले मैं ये कैटेगरी बता देता हूँ आपको जो एग्जेम्प्टेड है एक तरह से, जहाँ लेस देन 20 ब्रांचेज हैं। जहाँ पे फॉरेन बैंक की लेस देन 20 ब्रांच हैं वहाँ सिर्फ एक ही टारगेट है उनको, 40% ऑफ एएनबीसी। ठीक है, इसके अलावा इनके कोई टारगेट नहीं है। आप नीचे तक देखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ कोई टारगेट नहीं है इनके, इसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी के लिए। अब देखिए, ये जो 40% का इनके लिए टारगेट है, इसमें 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर, आउट ऑफ विच 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट। इनका 32% एक्सपोर्ट में जा सकता है और रेस्ट 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। इसके लिए बस इतना ही है। जो 40% का टारगेट है उसको डिवाइड कर दिया किस में, 32 + 8 में। ओके, अब बात करते हैं बाकी सेक्टर्स की।
अब देखिए एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूं, चूंकि लेस देन 20 वाली के लिए एग्रीकल्चर का टारगेट नहीं है। एग्रीकल्चर में एक ही जैसा टारगेट है, 18% ऑफ एएनबीसी, चाहे वो आरआरबी है, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, चाहे वो लोकल एरिया बैंक है, सबके लिए टारगेट एक ही है, दैट इज 18% ऑफ एएनबीसी। माइक्रो एंटरप्राइजेज, आपको पता है ना माइक्रो एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन क्या है? अप टू 1 करोड़ जिनका प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट है, और अप टू 10 करोड़ जिनका टर्नओवर है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज कहलाएंगे। उनके लिए टारगेट है 7.5%, 7.5% और 7.5%। ये सारे टारगेट एएनबीसी या सीईओबी के हैं, आप ध्यान रखना इस बात को। अब बातें हैं वीकर सेक्शन पे। देखिए वीकर सेक्शन में दो तरह के टारगेट हैं, एक है 12% और दूसरा है 15%। 15% किसके लिए है? 15% है आरआरबीज के लिए। चूंकि रूरल एरिया में वीकर सेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए आरआरबीज को हायर टारगेट दिए गए हैं। बाकी सभी के लिए टारगेट 12% है। ठीक है, ये 12% के भी जो टारगेट हैं ये फेज वाइज हैं। हम आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे आपको बताएंगे कि फेज वाइज कैसे अचीव करने हैं टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बात की टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% और 75%। 75% किसके लिए? आरआरबी के लिए और लोकल एरिया बैंक्स के लिए, और जो 40% का टारगेट है वो है आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए और फॉरेन बैंक के लिए, जो जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेज हैं। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो सबके लिए 18% टारगेट है, माइक्रो सबके लिए 7.5% ऑफ एएनबीसी है, और वीकर सेक्शन 12 और 15% के दो टारगेट बताएं। 15% है आरआरबी के लिए और 12% है अदर्स के लिए। ओके, अब आ जाते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक्स पे। कोऑपरेटिव बैंक हमने छोड़ दी थी, अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पे। देखिए कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी जो टारगेट है वो एग्जिस्टिंग टारगेट है 40%, जिसको 75 तक लेके जाना है। तो 75, देखो आरआरबी के लिए भी 75, लोकल एरिया बैंक के लिए भी 75 और कोऑपरेटिव के लिए भी 75% ऑफ एएनबीसी। परंतु इसको अलग क्यों किया है? क्योंकि फेज वाइज अचीव करना है। 31 मार्च 2020 तक 45, 22 तक 50, 23 तक 60 और 24 तक इसको 75% अचीव करना है, इसलिए इसको अलग कैटेगराइज किया गया है। माइक्रो का टारगेट बाकी के लिए भी 7.5 है और यहाँ भी 7.5 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। वीकर सेक्शन का टारगेट आरआरबी के लिए 15% है, बाकी के लिए 12% है और इसके लिए भी 12% है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए टारगेट है 10% का। पहले ये 8% हुआ करता था, अभी ये कर दिया है 10%। परंतु ये 10% फेज वाइज अचीव करना है, इस पे अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020-21 के लिए 8%, 21-22 के लिए 9%, 22-23 के लिए 9.5% और 23-24 के लिए 10%। तो ये 8 से 10% की जो जर्नी है वो इस तरह से तय करनी है। ऐसे ही वीकर सेक्शन के लिए पहले 10% हुआ करता था, जिसको बढ़ा के अभी कर दिया है 10 से 12%। परंतु ये भी फेज वाइज अचीव करना है। 2020-21 में 10%, 21-22 में 11%, 22-23 में 11.5% और 23-24 में, ये फाइनेंशियल ईयर है यानी 31/3/24 तक ये टारगेट 12% अचीव करना और ये 10% अचीव करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, वीकर सेक्शन का टारगेट देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ भी 12% है, सिर्फ आरआरबी के लिए 15% है, बाकी सभी के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट 12% है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी टारगेट्स और सब टारगेट्स की। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आरबीआई के सर्कुलर में दी हुई है, वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए ऑल डोमेस्टिक बैंक एंड फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेज, उनके लिए सेम टारगेट है। आर डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट द ओवरऑल लेंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर्स, नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर यानी इंडिविजुअल बोरोवर्स, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, तो इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए डज नॉट फॉल बिलो द सिस्टम वाइड average of the last 3 years achievement, which will be separately notified every year. The applicable target for lending to non-corporate farmers for financial 2021 will be 12.14%. देखिए जो एग्रीकल्चर में हम देंगे उसमें इंडिविजुअल बोरोवर्स को इतना कम से कम जाना है ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू बैंक टू रीच द लेवल ऑफ 13.5%। एक्चुअल में ये टारगेट 13.5% है, परंतु इससे कम नहीं जाना है, 12.14% से कम नहीं होना है। ये जो पहले डायरेक्ट एग्रीकल्चर लैंडिंग का टारगेट था वही टारगेट इसके लिए रखा है। तो देखिए एग्रीकल्चर में हम इंडिविजुअल्स को भी लोन देते हैं और नॉन इंडिविजुअल्स को भी देते हैं। तो ये कह रहे हैं इंडिविजुअल्स को जो लोन है वो 12.14%, 12.14% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। अब आगे चलते हैं, अब एएनबीसी का कंसेप्ट समझते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। देखिए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कंसेप्ट आपको नटशेल में बता देता हूं। एक होता है हम जो लोन देते हैं वो कहलाता है हमारा ग्रॉस क्रेडिट, ग्रॉस क्रेडिट।
जितना भी बैंक ने लोन दिया वो है ग्रॉस क्रेडिट। कुछ बिल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनको हम आरबीआई से डिस्काउंट करा लेते हैं, जिनको डिस्काउंट करा लिया उन पे हमको फाइनेंस मिल गया, तो ये जब माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट। ठीक है, अब ये आ गया हमारा नेट क्रेडिट, तो ये आ गया नेट बैंक क्रेडिट। ये ग्रॉस बैंक क्रेडिट है, आरबीआई से जो बिल डिस्काउंट कर लिया उसको माइनस कर दिया, तो आ गया आपका नेट बैंक क्रेडिट, एनबीसी जिसको कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एएनबीसी की, तो अब इसको ए में क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब इसमें एडजस्टमेंट हैं, जितने सारे भी यहाँ से यहाँ तक दे रखे हैं ये सारे एडजस्टमेंट हैं जो आपको नेट बैंक क्रेडिट में करने होते हैं। उसके बाद में आपकी एएनबीसी की फिगर आती है, अगर जरूरत होगी तो इसके लिए अलग से केस स्टडी बना देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एएनबीसी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना, और ऊपर दिया होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है ना। ये अदर देन यूसीबी जो दिया है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए हो गया, और ये हो गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ये तो हो गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, और ये हो गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो इस तरह से इसको एएनबीसी को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है, एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अचीवमेंट। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर में आरबीआई ने जो टारगेट रखा है उसका पर्पज क्या है कि बैंकें 40% का टारगेट अचीव करें, जो आपका एग्रीकल्चर का टारगेट है वो 18% का अचीव करें। इसके अलावा जो आपका टारगेट है वीकर सेक्शन का है ना, वो 12% का अचीव करें। आरआरबी की बात नहीं कर रहा, आरआरबी में ये 75 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये सारे टारगेट उनको अचीव करने हैं। परंतु इसमें भी आरआरबी ने कुछ नया एक एडजस्टमेंट निकाला है वेटेज का। देखिए इसको आप ध्यान से पढ़ें। टू एड्रेस रीजनल डेस्परेटीज इन द फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना क्रेडिट जा रहा है उस पर इन्होंने डिसाइड किया। अब ये कहते हैं कि जहाँ पे प्रायोरिटी पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 6000 से कम है, वहाँ पे अगर आपने 100 रुपीज़ का फाइनेंस किया तो आरबीआई उसको 125% कंसीडर करेगी, यानी कि यहाँ फोकस आरबीआई का ज़्यादा है। और ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मोर देन 25,000 है, रुपीज़ 25,000 पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 25,000 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 25 यानी 25,000 से ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आपने 100 रुपये का फाइनेंस किया तो उसको आरबीआई 90 रुपये कंसीडर करेगी आपके टारगेट के लिए। ये याद रखें, जहाँ 6,000 है पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 6,000 पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर गया है, वहाँ पे आप 100 रुपये भी दिए तो 125 रुपये कंसीडर करेंगे। और जब 25,000 से ज़्यादा ऑलरेडी दिया जा चुका है पर कैपिटा, वहाँ पे अगर आपने 100 रुपये फाइनेंस किया तो 90 रुपये कंसीडर करेंगे, और इन बिटवीन जो है उसको 100 को 100% ही कंसीडर करेंगे। अब इसका पर्पज क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है, खासतौर पर हायर स्केल के एग्जाम में जब प्रमोशन एग्जाम होते हैं और सीआईबी के एग्जाम में, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है कि जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर का फ्लो कम हुआ है उन सेक्टर्स को ज़्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि बैंकों को क्या होगा, बैंकों ने 100 रुपये का फाइनेंस किया तो बैंकों को 125% उसका वेटेज मिलेगा, तो बैंकें भी प्रीफर करेंगी ना इस सेक्टर को पैसा दिया जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अचीवमेंट्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कैटेगरीज के बारे में। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिजिबल कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कैटेगरीज क्या क्या हैं, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हमारी 3 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी हैं, पहली है हमारी फार्म क्रेडिट, दूसरी है एग्री इंफ्रा, और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, पहली फार्म क्रेडिट, दूसरी एग्री इंफ्रा और तीसरी हो गई हमारी एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं फार्म क्रेडिट के बारे में। देखिए फार्म क्रेडिट में क्या क्या आता है, द लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी, लेंडिंग टू एग्रीकल्चर इंफ्रा और एंसिलरी, ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब फार्म सेक्टर में क्या क्या आएगा आप देखते जाइए। लोन टू इंडिविजुअल फार्मर्स, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप आ गए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर आ गए, प्रोवाइडेड बैंक मेंटेन disaggregate data of such loans and proprietorship firm of farmers directly engaged in agriculture and allied activities, जैसे
डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, ये सारा इंक्लूड है इसमें। इसके अलावा देखिए क्रॉप लोन। क्रॉप लोन में क्या है, लोन टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, सब फार्म सेक्टर में आएगा आपका। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कोई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, इन सब के जो लोन है वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, फार्म क्रेडिट में आएंगे। इसके अलावा देखिए फार्म क्रेडिट में और क्या क्या आता है, लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए जो लोन देंगे वो फार्म सेक्टर में आएंगे। डिस्ट्रेस फार्मर को जिन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी महाजन से पैसा ले रखा है, उनको अगर लोन दिया तो वो फार्म कैटेगरी में आएगा। लोन टू केसीसी जितना भी हम देते हैं, लोन अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, केसीसी जो लोन देते हैं वो भी फार्म क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड परचेज करने के लिए अगर मार्जिनल या स्मॉल फार्मर ने लोन लिया है तो वो भी फार्म क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ सब्जेक्ट टू ए लिमिट ऑफ 50 लाख। 12 महीने के लिए जो वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में लोन देते हैं 50 लाख रुपए का, वो भी फार्म क्रेडिट में आएगा। मित्रों याद रहे ये लिमिट 75 लाख रुपए कर दी गई है, किसके लिए, अगर वेयर हाउस रिसीट ई वेयर हाउस रिसीट है, ठीक है, नेगोशिएबल ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, तो ये लिमिट आपकी 50 लाख से बढ़ के 75 लाख रुपए हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा लोन टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, लोन टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर प्लांट ऑन वेरन और फेलो लैंड, यानी जो बंजर भूमि है उस पर अगर सोलर वाटर प्लांट लगाते तो ये सारे लोन जो है आपके फार्म क्रेडिट का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, ये सारे लोन जो है आपके फार्म क्रेडिट का हिस्सा बनेंगे। ये बात हो रही है इंडिविजुअल फार्मर्स की। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट्स की। फार्म क्रेडिट कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर, ये सब के लिए देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो है आपकी 2 करोड़ रुपए की। लोन टू द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ 2 करोड़ पर बोरोवर एंटिटी, पर बोरोइंग एंटिटी। इसमें भी देखिए क्रॉप लोन आ गए, इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म के लोन आ गए, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग के लोन आ गए। ये जो 50 लाख का लोन अभी मैंने बताया आपको, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज के अगेंस्ट में जो लोन देते हैं, जो अभी लिमिट 75 लाख कर दी गई है, अगर ई वेयर हाउस रिसीट है, ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, तो ये लिमिट हो जाएगी आपकी 75 लाख रुपए, ये भी इसमें आएगा। इसके अलावा लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोवर एंटिटी टू एफपीओ और एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग अंडर द एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस, जहाँ पे एश्योर्ड मार्केटिंग की गारंटी है वहाँ पे ये लोन 5 करोड़ रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कवर कर दिया, सी तक। डी भी इंपॉर्टेंट है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू लेंड कोऑपरेटिव फार्मर्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन देंगे, कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स को लोन नहीं देंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फार्म क्रेडिट की। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ रुपए तक का लोन पर बोरोवर दे सकते हैं। अब एग्रीकल्चर इंफ्रा में क्या आता है, किसी ने वेयर हाउस बनाया, ठीक है, या छोटे गोडाउन बनाए जिसको सिलोज कहते हैं, इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ये सारे एग्रीकल्चर इंफ्रा में आएंगे और 100 करोड़ रुपए तक का लोन पर बोरोवर आप दे सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रा में। अब तीसरी एक्टिविटी आती है हमारी एंसिलरी एक्टिविटीज। देखिए एंसिलरी एक्टिविटीज में क्या आता है, यहां ले लेते हैं इसको। देखिए द फॉलोइंग लोन अंडर एंसिलरी सर्विसेज विल बी सब्जेक्ट टू द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। 5 करोड़ रुपए तक का लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑफ फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। लोन अप टू 50 लाख फॉर स्टार्टअप्स एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर एंगेज इन, जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में एंगेज हैं उनका 50 करोड़ तक का स्टार्टअप का लोन एंसिलरी सर्विसेज में आएगा। एग्रीकल्चर में एंसिलरी और ये प्रायोरिटी सेक्टर, इस तरह से। ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहाँ 100 करोड़ तक का लोन भी इसमें एंसिलरी सर्विसेज में आ जाएगा। फूड प्रोसेसिंग की देखिए लिस्ट दी हुई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की अगर साइट पे जाएंगे तो वहाँ करीब 30 से ज़्यादा 30+ इसकी लिस्ट दी हुई है आइटम्स की, कि कौन कौन से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएंगे। तो वहाँ अगर 100 करोड़ तक का लोन दिया है तो वो लोन भी आपका एंसिलरी एक्टिविटी में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये बात हो गई मेरी एग्रीकल्चर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन क्या है। देखिए
फार्मर विद लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, जिसके पास 1 हेक्टेयर तक ज़मीन है वो मार्जिनल फार्मर, 1 से ज़्यादा 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है वो स्मॉल फार्मर कहलाएगा। ठीक है। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो ज़मीन जिनके पास नहीं है, या टीनेंट फार्मर जो किराए की खेती करते हैं, या ओरल लीजी और शेयर क्रॉपर्स जो बटाई वाला काम करते हैं, वो शेयर ऑफ लैंड होल्डिंग विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इस लिमिट के अंतर्गत आएंगे तो वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा। 4 के बाद 5 पे आते हैं, जो काम के हैं उन्हीं की बात करेंगे। लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल सोलली एंगेज इन एलाइड एक्टिविटी विदाउट एनी accompanying लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। 2 लाख तक का इंडिविजुअल्स को लोन दिया, लैंड होल्डिंग है या नहीं उससे कंसर्न नहीं है, तो वो भी आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, बात करते हैं lending by banks to NBFCs and micro financial institutions for on lending in agriculture। देखिए बैंक क्रेडिट में यहाँ आ जाता हूँ, इस पे नीचे, बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFCs अदर देन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टूवर्ड्स ऑन लैंडिंग ऑफ टर्म लैंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलाउड अप टू 10 लाख। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपने किसी NBFC को लोन दिया, एक NBFC को आपने लोन दिया और उसका काम है ऑन लैंडिंग करना। ऑन लैंडिंग का मतलब क्या है, आपसे पैसा लिया इसने 10% पे, आपसे तो पैसा लिया इसने 10% पे, ठीक है, और आगे इसने पैसा दे दिया 14% पे। तो ये बेसिकल जो एक्टिविटी है वो कहलाएगी ऑन लैंडिंग। तो यहाँ 10 लाख रुपए टिकट साइज अगर है पर बोरोवर 10 लाख रुपए तक दिया है तो वो एग्रीकल्चर में कंसीडर किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे MSME में, MSME में देखिए MSME का आपको पता है कि जुलाई 2020 से MSME की लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। ठीक है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों में लिमिट बढ़ा दी गई हैं। ये हमने JIB के पेपर में भी इसकी बात की थी, तो ये लिमिट्स आपकी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटी हैं, जैसे फैक्टरिंग एक्टिविटी है, विद रिकॉर्ड्स जो फैक्टरिंग है वो, या ETREDS के थ्रू जो बैंक के काम करते हैं। आपको पता है ना TREDS का सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसमें बैंकें जो A रेटेड सेलर्स हैं उनसे उनकी इन्वॉइसेस को परचेज कर लेती हैं और उससे इमीडिएट फाइनेंस कर देती हैं। तो ये एक्टिविटी भी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए KVIC जो सेक्टर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर, KVIC, ठीक है, इसमें 7.5% जो हमारा माइक्रो के लिए टारगेट है, इस एक्टिविटी में जो भी लोन देंगे, जैसे PMEGP के जो लोन होते हैं वो इस एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। ये KVIC के थ्रू ही एप्लीकेशंस आती हैं इसकी, तो ये 7.5% वाले माइक्रो में कवर हो जाएंगे। ओके। इसके अलावा और देखिए लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कन्फर्म टू द डेफिनेशन ऑफ MSME एज पर। ये 50 लाख तक का जो लोन है स्टार्टअप्स में, ये इसमें आ जाएगा, किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर में। ये आपका एग्रीकल्चर एंसिलरी में भी आता है। ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, ये बात हो गई हमारी यहाँ तक। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, लोन सेंक्शन बाई बैंक टू NBFC NFI एंड अदर MFI विच आर मेंबर ऑफ RBI। ठीक है, इसको कोई मतलब का नहीं है। हाँ, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अंडर GCC, जनरल क्रेडिट कार्ड, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार कार्ड, वीवर कार्ड, ये सारे आपके प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट बनेंगे। ठीक है। ये सब MSME में आ जाएंगे आपके, ये जितने भी ये लोन हैं ये सब MSME में आ जाएंगे। इसके अलावा PMJDY में जो 10,000 का लोन दे रहे हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा और MSME में आ जाएगा आपका। ओके। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में। देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट में लिमिट क्या है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में अलग अलग लिमिट्स हैं। एक तो डोमेस्टिक बैंक है और होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सबके लिए इंक्रीमेंटल 2% ऑफ ANBC, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ ANBC। ठीक है, जहां सैंक्शन लिमिट 40 करोड़ तक है पर बोरोवर। फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेज इन एबव, इनका भी टारगेट सेम है,
ठीक है, पर यहाँ ये 40 करोड़ का क्राइटेरिया नहीं है। फॉरेन बैंक जिनकी लेस देन 20 से ब्रांचें हैं उनके लिए टारगेट आपको मैंने बताया था 40% का ओवरऑल टारगेट है, जिसमें 32% जो है एक्सपोर्ट में जाएगा और 8% अदर सेक्टर में जाएगा। तो ये तो अलग कैटेगरी हो गई एक, और बाकी के लिए 2% का टारगेट है इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट का। सिर्फ फॉरेन बैंक्स के लिए 40 करोड़ वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ओके, 2% ऑफ ENBC और COB विच एवर इज हायर, बस उतना ही क्राइटेरिया इसमें लगेगा। आगे चलते हैं, अगले सेक्टर पे आते हैं। ये बात हो गई हमारी एक्सपोर्ट क्रेडिट की। अब आते हैं हम एजुकेशन पे। देखिए, एजुकेशन के लिए जो लिमिट पहले 10 लाख रुपए हुआ करती थी उसको बढ़ा के भी 20 लाख रुपए कर दिया गया है। लोन टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशन पर्पज इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। लोन करेंटली क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर विल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। ठीक है, तो 20 लाख तक का जो भी सेंक्शन करेंगे वो सारा आ जाएगा आपका प्रायोरिटी सेक्टर में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब हाउसिंग सेक्टर की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हाउसिंग सेक्टर में देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है आपको, पे यहाँ अलग से लिख देता हूँ। ये 2 लिमिट हैं, एक तो मेट्रो सेंटर के लिए और दूसरी अदर देन मेट्रो के लिए है। मेट्रो सेक्टर में अगर हम 35 लाख रुपये तक का लोन देते हैं, सब्जेक्ट टू जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। मेट्रो की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? मेट्रो की डेफिनेशन आपको दी होगी, देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे, विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव, जहाँ 10 लाख और या उससे ज़्यादा 10 लाख एंड अबव पॉपुलेशन है उसको मेट्रो माना जाता है प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ अदर्स में, अदर देन मेट्रो में क्या होगा, ये लोन है आपका 25 लाख रुपये का, 25 लाख रुपए तक का लोन, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या ओवरऑल कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हाउसिंग जो सेक्टर है मेट्रो में और अदर देन मेट्रो में, ये कंसीडर किया जाएगा किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर में। ओके, इसके अलावा रिपेयर रेनोवेशन की बात करें तो ये लिमिट भी बढ़ा दी गई है रिपेयर रेनोवेशन वाली। रिपेयर रेनोवेशन में अगर आप देखेंगे लोन अप टू, हाँ देखिए ये दिया है, लोन अप टू 10 लाख इन मेट्रो सेंटर्स और लोन अप टू 6 लाख इन अदर देन मेट्रोज फॉर रिपेयर एंड इनोवेशन, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हाउसिंग सेक्टर की। हाउसिंग सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर देख लें। बैंक लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अप्रूव्ड बाई नेशनल हाउसिंग बोर्ड फॉर देयर रीफाइनेंस फॉर ऑन लैंडिंग अप टू 20 लाख फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। देखिए, एग्रीकल्चर में ये लिमिट थी 10 लाख रुपए थी ऑन लैंडिंग वाली, परंतु हाउसिंग में ये लिमिट है 20 लाख रुपए। 20 लाख मतलब टिकट साइज 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माना किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आपने 50 करोड़ का फाइनेंस किया, उसने एक बंदे को 25 लाख का लोन दिया, एक को 20 लाख का लोन दिया, तो ये जो 20 लाख का ऑन लैंडिंग किया उसने, ये तो आएगा आपका प्रायोरिटी सेक्टर में, और ये 25 लाख का जो दिया वो NPS में चला जाएगा, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाएगा। यानी टिकट साइज जहाँ 20 लाख तक का है वहाँ पे उसको प्रायोरिटी सेक्टर में हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में 10 लाख है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए ये लिमिट है 20 लाख रुपये। अब बात करते हैं हम अगले सेक्टर की, ये है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लिमिट है वो है 5 करोड़ रुपये, परंतु 2 लिमिट है इसमें, देखिए कंफ्यूज नहीं हो, 5 करोड़ और दूसरी होगी 10 करोड़ रुपए। ये दोनों आपको याद रखनी है। कैसे? 5 करोड़ लिमिट कहाँ है? 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, माना कोई स्कूल बना रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगा रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी लगा रहा है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल एक्सेट्रा। कहाँ पे? Tier 2 to Tier 6 सेंटर्स पे। तो ये लिमिट है 5 करोड़ की, यानी 5 करोड़ तक का बैंक ने लोन दिया इन एक्टिविटीज के लिए, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक उसको क्लेम कर सकती है अपने 40% के टारगेट के लिए। परंतु अगर वो हेल्थ केयर एक्टिविटीज में जा रहा है तो ये लिमिट हो जाएगी 10 करोड़ रुपए फॉर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग अंडर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो स्कीम आई है उसमें 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेके और वो हेल्थ केयर फैसिलिटी लगाता है, कोई नर्सिंग होम बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है Tier 2 to Tier 6 सेंटर्स पे। Tier 2 Tier 6 में कई जगह आपको बता चुका हूँ पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, तो इन सेंटर्स पे अगर ये कोई एक्टिविटी करते हैं इस तरह की, तो बैंकें इस लोन को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर कर सकते हैं अपने टारगेट अचीवमेंट के लिए। ओके, अब आते हैं अगले सेक्टर पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी का। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है?
बैंक लोन अप टू, देखिए 30 करोड़ का जो लोन दिया, पहले ये 15 करोड़ हुआ करता था, 4 सितंबर को जो गाइडलाइन चेंज हुई है उसमें इसको बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। टू बोरोअर फॉर परचेज फॉर पर्पजेज लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर, विंड मिल्स लगानी है, माइक्रो हाइडल प्लांट लगाने हैं, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड कुछ भी लगाना है, स्ट्रीट लाइटिंग है जैसे, एंड रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आती हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। आप देखते हैं ना सोलर पैनल्स लगे हुए हैं आजकल, सोलर पे काफ़ी सारा जोर है, घरों में भी हम सोलर एनर्जी के लिए ये लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लोन ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए का पर बोरोवर को लोन, और अगर एक कंपनी के बेसिस पे, फर्म के बेसिस पे लोन ले रहे हैं तो 30 करोड़ रुपए तक का लोन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर बैंक देती है तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है बात हमारी? तो ये बात हो गई हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कुछ अदर सेक्टर्स भी हैं, उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, फॉलोइंग लोन्स एज पर द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। लोन नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर, 1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाई बैंक्स टू इंडिविजुअल्स and individual members of SHG JLG provided the individual borrower household income in rural areas 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो और अदर देन रूरल में 160 से ज़्यादा नहीं हो, तो यहाँ 1 लाख रुपए तक का जो लोन है उसको आप अदर प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा लोन नॉट एक्सीडिंग ₹2 लाख प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाई बैंक टू SHG JLG फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और MSME, जैसे लोन फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, कंस्ट्रक्शन या रिपेयर ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, इसके लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, तो अदर प्रायोरिटी सेक्टर में ले सकते हैं आप। इसके अलावा डिस्ट्रेस पर्सन, जिन्होंने बाहर से कहीं से लोन ले रखा है, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, तो वो भी आप अदर एक्टिविटी में इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी यहाँ तक, 3rd नंबर पॉइंट तक। अब देखिए, एक और अच्छा पॉइंट इसमें दिया है, ये डिस्ट्रेस फार्मर की बात हो गई। ये 5 नंबर पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, 50 करोड़ तक का जो स्टार्टअप का लोन है, हमने एग्रीकल्चर में इसकी बात की थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और MSME, इसके अलावा भी अगर 50 करोड़ तक का कोई स्टार्टअप करते हैं तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, MSME का है, किसी भी सेक्टर का है। 50 करोड़ तक का लोन अगर स्टार्टअप के लिए देते हैं तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में ही कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ वीकर सेक्शन की लिमिट दी हुई है। वीकर सेक्शन में क्या क्या कवर होता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वीकर सेक्शन में आते हैं। आर्टिजन, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, जिनको 1 लाख तक का लोन दे सकते हैं। NRLM, NULM, SRMS, ये जो स्कीम है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कोई लोन दिया है। DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन। इसके अलावा डिस्ट्रेस फार्मर जिन्होंने लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से पैसा ले रखा है, 1 लाख रुपए तक का वुमेन बेनिफिशियरी का लोन, 1 लाख रुपए तक का डिस्ट्रेस पर्सन का लोन जिन्होंने बनी महाजन से पैसा ले रखा है, डिसेबल्ड पर्सन का लोन, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो लोन दिया है, ये सब किस में आएंगे? आपके वीकर सेक्शन में। प्रायोरिटी सेक्टर में भी अलग अलग सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन में आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा PMJDY में जो लोन दे रहे हैं हम, 10,000 रुपये का लोन जो दे रहे हैं, वो भी आपका इसी कैटेगरी में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, वीकर सेक्शन में भी आप उसको ले सकते हैं। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स पे मैं बात कर लेता हूँ। मिसलेनियस पॉइंट में देखिए, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन सिक्योरिटाइज एसेट, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट आप देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट और आउटराइट परचेज, इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, इंटर बैंक IBPC में जो पार्टिसिपेशन है बैंकों का, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा PSLC, जो बैंकें एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं 31 मार्च को, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक लोन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC, MFI, सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह को जो ऑन लेंडिंग के लिए हम लोन देंगे, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे बैंक लोन टू NBFC फॉर ऑन लेंडिंग, ये MFI NBFC की बात हुई, अभी बात हो रही है NBFC की। इनको भी जो लोन देंगे ऑन लेंडिंग के लिए, एग्रीकल्चर में 10 लाख और MSME में 20 लाख, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं दोनों की, 10 लाख और 20 लाख की, तो ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो बैंक लोन देंगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बैंक जो लोन देंगी वहाँ भी अगर टिकट साइज 20 लाख रुपए तक का है तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में ऑन लैंडिंग के लिए, ठीक है, तो ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। परंतु याद रखें ऑन लैंडिंग के लिए जो लोन दे रहे हैं उसमें कुछ कैप लगाया हुआ है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो हम लोन देंगे वो ओवरऑल लिमिट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5% से ज़्यादा हुआ तो वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर हो जाएगा। 5% तक की लिमिट ही प्रायोरिटी सेक्टर में इसमें कंसीडर की जाएगी। तो ये इसमें कैप लगाया हुआ है। ओके, ये बात हो गई हमारी कंप्लीट प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में। अब देखिए अगर बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव नहीं करेंगी तो बैंकों को क्या पेनल्टी लगेगी। अब सवाल ये है नॉन अचीवमेंट कोऑर्डिनेटिंग ऑफ लोन, ये ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट, हाँ पहले इसको भी देख लेते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट नहीं, इसको आगे देखेंगे। आप देखिए नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, अगर बैंकें प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव नहीं करती हैं तो क्या पेनल्टी है। बैंकों को जो शॉर्टफॉल आएगा उसको डालना पड़ेगा RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, है ना, एस्टैब्लिश्ड बाई नाबार्ड एंड अदर फंड्स विद नाबार्ड, NHB, SIDBI और मुद्रा एज डायरेक्टेड बाई RBI। या तो RIDF में डालना है या RBI कहेगी तो इनमें से किसी का भी जो भी फंड है उसमें इसको डालना पड़ेगा। ओके, ये बैंकों को पेनल्टी है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होता है, 2-3%, 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, एक और बात आप देखिए, with effect from March 31, 21, all urban cooperative banks will be required to continue to rural infrastructure development fund established with NABARD and other funds with NABARD, और ये against their priority sector lending shortfall vis-a-vis the prescribed target। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का भी जो पैसा RIDF में, नाबार्ड में, NHB में, SIDBI में या मुद्रा के किसी भी फंड में जाएगा। ओके, अब देखिए प्रायोरिटी सेक्टर का लेंडिंग का जो टारगेट RBI लेती है वो कैसे लेती है, ये लेती है आपका क्वार्टरली बेसिस पे। While computing priority sector target achievement, shortfall excess lending for each quarter will be monitored separately। Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों क्वार्टर का ले लिया। इसके बाद देखिए एक सिंपल एवरेज ऑफ ऑल क्वार्टर विल बी अराइव्ड एट एंड कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल शॉर्टफॉल। ये चारों का एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे जो भी शॉर्टफॉल है, एक्सेस है, वो तय किया जाएगा। तो इस तरह से RBI तय करती है कि किस बैंक ने टारगेट तय किया, पूरा किया है, किसने नहीं किया है, किसका शॉर्टफॉल RIDF में जाना है, कौन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज करके उसकी पूर्ति कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें तय की जाएंगी। इसके अलावा भी RBI ये ध्यान रखती है कि जो बैंकें प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं कर रही है, पेनल्टी देने के बावजूद भी RBI ये तय करती है। देखिए अगर 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट एंड सब टारगेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस अप्रूवल फॉर वेरियस। जब हम RBI के पास में, हम यानी बैंक जब RBI के पास में किसी रेगुलेटरी क्लियरेंस के लिए जाते हैं या अप्रूवल के लिए जाते हैं तो RBI उसमें टांग फंसाती है कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव नहीं किया इसलिए आपको ये क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो बैंकों की मजबूरी है बैंकों को 40% अपना, जैसे RRB को 75% और बाकी को 40% प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंस करना ही करना होता है। ओके, कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमन गाइडलाइंस वाई प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, देखिए पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे RBI की गाइडलाइन चलती हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस की गाइडलाइन चलती हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा सर्विस चार्ज से रिलेटेड, जैसे 25,000 तक का अगर लोन आप देंगे तो वहाँ पे कोई भी सर्विस चार्ज बैंक को नहीं लेना है। इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइन दे रखी हैं, जैसे आप देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स विल बी एज पर डायरेक्टिव इशूड बाई डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 3rd नंबर पॉइंट देखिए, ये कहते हैं कि कोई भी लोन सेंक्शन कर रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं, डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो उसका आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। A register or electronic record should be maintained by the bank wherein the date of receipt, sanction, rejection, disbursement with the region thereof should be recorded. The register electronic record should be made available to the inspecting agencies। RBI के जब इंस्पेक्शन होते हैं तो उनको ये रिकॉर्ड अवेलेबल कराना है। इसके अलावा RBI कहती है कि आपको जो भी एप्लीकेशन आपके पास आती है उसका एक्नॉलेजमेंट करना है। बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर लोन एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। बैंक बोर्ड शुड प्रेस्क्राइब ए टाइम लिमिट विद इन विच द बैंक कम्युनिकेट्स द डिसीजन इन राइटिंग। ये बोर्ड को तय करना है कि
जो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसको कितने दिन में आप सैंक्शन, रिजेक्शन या डिसबर्समेंट उसका करके देंगे। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। परंतु बैंकों को ये कॉमन गाइडलाइन है प्रायोरिटी सेक्टर लोन की। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड के लोन है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, जैसे DRI का लोन है, या NRLM NULM में लोन देंगे या SRMS को लोन देंगे, उनमें जो RBI की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 25,000 तक आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं लेना है। लोन की रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। लोन एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट देना है और बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी है कि कितने दिन में वो सैंक्शन देंगे, वो भी एक तय करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी यूनिट 26 थी, जिसका सेकंड पार्ट हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कवर किया है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो GIB के स्टूडेंट्स के लिए, CIB के स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारे मित्र प्री प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्केल 1, 2, 3, 4, 5 या क्लरिकल टू ऑफिसर तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इक्वली यूजफुल है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, और इससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से देख लें, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।